हेलो एवरीवन। दोस्तों, 90 लाख लोग जो कल तक पश्चिम बंगाल में भारत के नागरिक थे, आज वोट नहीं दे सकते। इनमें से 75 वर्ष के एक बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने मोलायती देसाई के समय से वोट दिया है। यहाँ तक कि नंदलाल बोस, जिनका नाम संविधान निर्माण से जुड़ा है, उनके वंशज भी इन्हीं 90 लाख लोगों में सम्मिलित हैं। अभी हाल ही में बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें भी करीब 65 लाख लोग अपने मत देने के अधिकार से वंचित हो गए थे। और इसकी वजह पता है क्या है? इसकी वजह है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रोसेस चलाया जाना, या SIR का प्रोसेस। सिविल सर्विसेज पल्स में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि SIR क्या है, इससे संबंधित कंट्रोवर्सी क्या है और क्यों है। आपके लिए उससे भी महत्वपूर्ण यह जानना है कि इसके कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्नेंस एंगल क्या हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि SIR अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा इलेक्शन कमीशन एलिजिबल वोटर्स को जोड़ता है और जो सिटीजन नहीं है उन्हें इलेक्टोरल रोल से बाहर कर दिया जाता है अथवा रिमूव कर दिया जाता है। क्या आपको पता है कि इलेक्टोरल रिवीजन कितने प्रकार के होते हैं? आगे बढ़ने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं। इलेक्टोरल रिवीजन 3 तरह के होते हैं। पहला इंटेंसिव रिवीजन, दूसरा समरी रिवीजन और तीसरा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इंटेंसिव रिवीजन का जहां तक प्रश्न है, इसके अंतर्गत इन्यूमरेटर्स नए सिरे से वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए प्रत्येक घर जाते हैं ताकि एलिजिबल वोटर्स का नाम सम्मिलित किया जा सके। जबकि समरी रिवीजन के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट किया जाता है। इसमें इन्यूमरेटर्स को प्रत्येक घर में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। समरी रिवीजन को संक्षिप्त संशोधन भी हिंदी में कहा जाता है। तीसरा जो इसका प्रकार है वह है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो अभी चल रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऐसी परिस्थिति में किया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए कि यदि कोई क्षेत्र छूट गया हो या बड़े पैमाने पर त्रुटियां हुई हो या फिर कोई कानूनी या राजनीतिक आवश्यकता हो। इलेक्शन कमीशन SIR रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 21 सब क्लॉज 3 के तहत कराता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में या तो यह समरी या इंटेंसिव रिवीजन या दोनों का कॉम्बिनेशन करा सकता है। प्रत्येक प्रकार के रिवीजन का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। इंटेंसिव रिवीजन का उद्देश्य व्यापक परिवर्तन लाना होता है, जबकि समरी अर्थात संक्षिप्त संशोधन एक रूटीन मेंटेनेंस का कार्य करता है, जिसमें हर एक साल इसे अपडेट किया जाता है। और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का उद्देश्य विशेष कमियों या असाधारण स्थिति को एड्रेस करना होता है। 2025 में इलेक्शन कमीशन ने SIR शुरू किया, बिहार चुनाव के 5 माह पहले। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तर्क है कि 2003 के SIR के बाद काफी महत्वपूर्ण बदलाव इलेक्टोरल रोल में हुए हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर नामों को जोड़ा गया है तथा हटाया गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि तेजी से अर्बनाइजेशन या शहरीकरण हुआ है और साथ ही एजुकेशन और लाइवलीहुड के लिए लोगों का पलायन एक जगह से दूसरी जगह लगातार होता रहा है। इसके अतिरिक्त बहुत से वोटर्स ऐसे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तो चले गए हैं, और लेकिन उन्होंने अपने मतदाता सूची को नए जगह में सम्मिलित तो करा लिया है, लेकिन पुराने जगह से अपने नामों को हटाया नहीं है। इसकी वजह से डुप्लीकेट एंट्री की समस्या हो गई है। लेकिन SIR ने एक विवाद को भी जन्म दिया है, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर वोटर्स को डिसइनफ्रेंचाइज किए जाने का खतरा हो गया है। SIR प्रोसेस के अंतर्गत जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में 2003 के SIR के बाद जुड़ा है, उन्हें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होगा ताकि डेट और प्लेस ऑफ बर्थ का पता लग सके और उनकी नागरिकता को डिटरमिन किया जा सके। 2003 का जो SIR हुआ है उसको आधार बनाया गया है, परंतु SIR की इस प्रोसेस ने विवाद को जन्म दिया है। 2025 में बिहार में चुनाव के 5 महीने पूर्व यह प्रक्रिया शुरू की गई थी।
जिसका विभिन्न राजनीतिक दलों ने विरोध किया और विसंगतियों को पॉइंट आउट किया। यह कहा गया कि इस प्रक्रिया को करने के लिए समय बहुत कम दिया गया है। जो भी हो, एसआईआर का प्रोसेस बिहार में चलता रहा और बिहार में जहां एसआईआर के पहले 7.89 करोड़ मतदाता थे, उनमें से 65 लाख लोगों का नाम हटा दिया गया। लेकिन जब फाइनल लिस्ट एडजुडिकेशन के प्रोसेस के बाद आया तो कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ थी, अर्थात 47 लाख मतदाता के नाम इसमें सम्मिलित नहीं थे, जो कि एसआईआर के पहले मतदाता सूची में था। इसी प्रकार से आसाम में नेट डिलीटेड वोटर्स की संख्या 2.43 लाख है। वेस्ट बंगाल में यह प्रोसेस दिसंबर 2025 में शुरू हुआ। उस समय तक बंगाल में रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या 7.66 करोड़ थी। 28 फरवरी 2026 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइनल एसआईआर की लिस्ट रिलीज की। इनमें वोटर की संख्या घटकर 6.77 करोड़ हो गई, अर्थात 90 लाख लोग के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। अगर हम इस प्रतिशत की टर्म्स में अगर हम इसको देखें तो यह 11.62% की गिरावट है। जरा सोचिए, हर 10 में एक वोटर का नाम सूची से गायब है। अब हम लोग ये देखते हैं कि कौन से कैटेगरी के लोग इसमें सम्मिलित थे जिनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। पहली कैटेगरी तो वह थी जिसमें कि डिलीटेड लोग सम्मिलित थे। यह 63.66 लाख थी जिनके नाम सीधे तौर पर हटा दिए गए। दूसरी लिस्ट अंडर एडजुडिकेशन की थी, जिसमें 60 लाख से ज़्यादा वोटर्स की सिटीजनशिप को डाउटफुल माना गया। 7 अप्रैल 2026 को जब फाइनल सप्लीमेंट्री लिस्ट आई, उसमें एडजुडिकेशन लिस्ट में से 27.16 लाख पास नहीं हुए, अर्थात करीब 32,84,000 लोगों का नाम जोड़ा गया। इसलिए टोटल डिलीशन अप्रोक्सीमेटली 90 लाख पश्चिम बंगाल में है। अब हम लोग विवाद के जो स्तर हैं उसकी बात करें थे, उसके 3 लेयर हैं और यह विवाद काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले लेयर में कम्युनिटी टारगेटिंग की बात की जाती है। दूसरे लेयर में प्रोसीडियरल ओपेसिटी अर्थात प्रक्रिया की अपारदर्शी होने की बात कही जाती है और तीसरा संवैधानिक उल्लंघन की बात की जाती है। जहाँ तक कम्युनिटी टारगेटिंग का प्रश्न है तो करीब 65% मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिए गए हैं। और अगर हम लोग नंदीग्राम की बात करें तो नंदीग्राम में 95% ऐसे वोटर्स हैं जो कि मुस्लिम हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। प्रथम ऑलो की रिपोर्ट के अनुसार एसआईआर के फेज 3 में हटाए गए वोटर्स में 65% मुस्लिम हैं। इस संबंध में सवाल यह है कि क्या यह कोई इंसिडेंस है या सिस्टमेटिक टारगेटिंग है। आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। जहाँ तक प्रोसीड्यूरल ओपेसिटी या प्रक्रियात्मक अपारदर्शी होने का सवाल है तो हम भगवान गोला कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि मुर्शिदाबाद जिले में है उसका उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर 1.06 लाख वोटर्स को एडजुडिकेशन के अंतर्गत रखा गया था, जबकि यहाँ टोटल वोटर्स की संख्या 2.6 लाख है। यह करीब 40% से भी ज़्यादा है। फ्रंटलाइन की एक रिपोर्ट में भी एक केस का उल्लेख है और इसमें जो पहले मतदाता होते थे अमजद हुसैन का जिक्र किया गया है। इनकी उम्र 75 साल है। ये करीब 50 वर्षों से लगातार वोट दे रहे हैं पर इनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। इनके बगल के घर में हक बजरूल का नाम है पर उनके बेटों का नहीं है। एक ही परिवार में किसी का नाम है और किसी का नहीं। यह किस तरह का लॉजिक काम कर रहा है एसआईआर में, यह अचरज की बात है, यह हैरानी की बात है। अब हम लोग तीसरे लेयर की बात करते हैं, संवैधानिक उल्लंघन की बात करते हैं। संवैधानिक उल्लंघन में भी एक उदाहरण से इसको बताया जा सकता है। मालदा जिले में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जिन्होंने 28 साल तक अपनी सेवा दी है, उनके पास पासपोर्ट है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर है और सभी डॉक्यूमेंट उन्होंने अपने फॉर्म के साथ सबमिट किया था। उसके बाद भी उनका नाम
एडजुडिकेशन में रखा गया है, उनका यह कहना था कि उन्हें नहीं मालूम कि जो लोग एसआईआर के प्रोसेस में सम्मिलित हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को देखा भी है अथवा नहीं। ये 3 उदाहरण या 3 लेयर संशय पैदा करते हैं कि एसआईआर का प्रोसेस जिस तरह से हड़बड़ी में किया जा रहा है उससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत से जेन्युइन सिटीजन्स अपने मत देने के अधिकार से वंचित कर दिए जाएंगे। अब हम लोग इसका कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल विश्लेषण क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन को देखेंगे। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह अधिकार देता है कि वह चुनाव की प्रक्रिया का सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल करे ताकि इलेक्शन को सुचारू रूप से कंडक्ट किया जा सके। लेकिन यही आर्टिकल यह भी कहता है कि यह प्रोसेस फ्री और फेयर हो, यह भी सुनिश्चित करने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। इसी प्रकार से आर्टिकल 326 यूनिवर्सल सफरेज या सभी जितने भी वयस्क नागरिक हैं सभी को मत देने का अधिकार देता है। वयस्क नागरिक मतलब 18 वर्ष के उम्र के युवक और युवती भी इसमें अपना मत दे सकते हैं। हर सिटीजन को वोट का अधिकार है। यह एक फंडामेंटल डेमोक्रेटिक कमिटमेंट है। यह सही है कि यह फंडामेंटल राइट नहीं है, यह वैधानिक अधिकार है अर्थात लीगल राइट है। लेकिन यह अधिकार तो है, इसी अधिकार से किसी भी नागरिक को वंचित करना क्या यह सही है? कमेंट दे करके अपनी राय बताइए। तो क्या एसआईआर आर्टिकल 326 का उल्लंघन है? अपना कमेंट दे करके अपनी राय बताएं। इस संबंध में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का उल्लेख करना आवश्यक है। वायर की एक रिपोर्ट में डॉक्टर अम्बेडकर को उद्धृत करते हुए कहा है 15 जून 1949 को अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्पीच में कहा था कि लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय अधिकारी के मनमाने रवैये की वजह से किसी भी व्यक्ति का नाम इलेक्टोरल रोल से एक्सक्लूड ना हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यही कारण था कि उन्होंने एक सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किया ताकि कोई आर्बिट्ररी एक्सक्लूजन ना हो। 8 अप्रैल 2026 के इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपने एडिटोरियल अर्थात संपादकीय में लिखा था कि इलेक्शन कमीशन फेल्ड बंगाल वोटर्स, एसटी शुड लुक अगेन, अर्थात इलेक्शन कमीशन बंगाल के मतदाताओं के साथ नाइंसाफी कर रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस एडिटोरियल में इंडियन एक्सप्रेस में लिखा गया कि यह प्रोसेस बड़े पैमाने पर लोगों के नाम हटाने का है, प्रोसीडियरल ओपेसिटी है अर्थात प्रक्रियात्मक अपारदर्शिता है और व्यक्ति विशेष को अपनी नागरिकता का प्रमाण देना गलत है। इसलिए अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के एंगल को भी समझने का प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल में एसआईआर प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स का गठन किया है, लेकिन यह गठन इस बात को साबित करता है कि 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा के फर्स्ट फेज के चुनाव में जिन नागरिकों का नाम एडजुडिकेशन के लिस्ट में सम्मिलित है उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्राइब्यूनल्स पहले प्रोसीड्यूर फॉर्मुलेट करेंगे। वायर ने भी इस बात को हाईलाइट किया है कि यह वर्चुअल एक्सेप्टेंस ऑफ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने अप्रत्यक्ष रूप से यह मान लिया है कि ये लोग 23 अप्रैल के होने वाले विधानसभा के चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या डिफेंस है। पहला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यह मानना है कि एसआईआर का जो प्रोसेस चल रहा है यह एक रूटीन प्रोसेस है। यह प्रोसेस ऐसा नहीं है कि यह पहली बार किया जा रहा है, यह 2003 में हुआ था और उसके पहले भी यह प्रोसेस किया गया है और इस प्रोसेस का मेन मकसद इलेक्टोरल रोल्स को रेगुलरली अपडेट करना है, क्योंकि और यह इलेक्शन कमीशन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है। फिर बांग्लादेश से जो इलीगल माइग्रेंट्स वेस्ट बंगाल में आए हैं उसका हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है और यह प्रोसेस सभी राज्यों में होती है, ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल में ही की जा रही है। और तीसरा, इसका कोई सिलेक्टिव टारगेटिंग का कोई ऑफिशियल एविडेंस नहीं है। जहाँ तक इलीगल माइग्रेशन का सवाल है बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में, यह
स्पष्ट है कि बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स में इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स आते रहे हैं और एसआईआर का उद्देश्य उनके नाम को इलेक्टोरल वोटर लिस्ट से हटाना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह माना है कि करेक्टिव एक्शन की जरूरत है। यह दिखाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी पार्टी विशेष का पक्ष नहीं ले रहा है। तो सवाल यह नहीं है कि रूल्स को अपडेट करना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि क्या प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन सही प्रकार से किया जा रहा है अथवा नहीं, बल्क डिलीशन हुआ है। मौलिक प्रश्न ये 3 प्रश्न हैं। अब हम लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि अगर इस तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो उसको किस तरह से लिखा जा सकता है। प्रश्न अगर यह है कि एसआईआर का प्रोसेस क्या है, इसके इलेक्टोरल रिवीजन के प्रोसेस के बारे में बताइए और 2025-26 में जो एसआईआर किया जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता का उल्लेख कीजिए और साथ ही साथ इसमें जो गैप है इस पूरे प्रोसेस में उसको भी आइडेंटिफाई करिए। तो इसका आंसर लिखने के लिए सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन में यह एसआईआर को परिभाषित करना होगा और इसके अंतर्गत जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्टोरल रिवीजन है, जैसे इंटेंसिव रिवीजन, समरी रिवीजन और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका हमें उल्लेख करना होगा। और फिर बॉडी में हमें सबसे पहले तो एसआईआर 2025-26 किए जाने का क्या कारण है उसके बारे में बताना होगा और जो मुख्य ऑब्जेक्शन विपक्षी पार्टियों की ओर से आ रहे हैं उसका भी उल्लेख करना होगा। फिर हमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो काउंटर आर्गुमेंट है उसको भी बताना होगा और फिर वे फॉरवर्ड में हमें यह देना होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न केवल स्वतंत्र कार्य करे बल्कि यह लगे कि वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, ऐसा न लगे रूलिंग पार्टी के हित को ध्यान में रख करके कार्य कर रहा है। और निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्टोरल रिवीजन यह सही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आर्टिकल 324 के अंतर्गत, लेकिन जिस तरह से एसआईआर का प्रोसेस वेस्ट बंगाल में किया जा रहा है वह गंभीर चिंता पैदा करता है और यह चिंता प्रक्रियात्मक तथा उस पूरे प्रोसेस के न्याय संगत होने पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों को अपनी नागरिकता का प्रूफ न देना पड़े, जिससे कि जो एलिजिबल वोटर है वह इस पूरी प्रक्रिया से अलग ना हो जाए। समय की यह पुकार है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो, समय से बंधा हुआ हो और तटस्थ रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैकेनिज्म है वह कार्य करे। अगर यह वीडियो आप सभी लोगों को हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए और अपने पीयर ग्रुप में इसे शेयर करिए। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि इस तरह की विषयों पर अगर आपको विश्लेषणात्मक चर्चा चाहिए तो आप सिविल सर्विसेज पल्स चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ये वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना कमेंट अवश्य दीजिए इस वीडियो पर और साथ ही साथ सुझाव दीजिए कि आपको और किस तरह के वीडियो आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।